Assalamu alaikum. I welcome all my friends and my dear students. So today we are going to discuss the part second of Parliament of India. As you know that already we have discussed part first, and in that part उस पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. हमने ये भी बोला कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इट extends from article 79 to 122 and it has two chambers, two houses, the Lok Sabha and Rajya Sabha, and that is why it is known as a bicameral legislature. So today my dear friends, we are going to discuss about the composition of the two houses of the Indian Parliament. Indian Parliament की जो composition है दो हाउसेज में, राज्य सभा और लोक सभा की जो कंपोजिशन है, यानी राज्य सभा में कितने मेंबर्स हैं, लोक सभा में कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम. और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि राज्य सभा एज इट इज़ नेम सजेस्ट्स इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड लोक सभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल. तो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने फ्रेंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. लेट मी रिमाइंड यू दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया consists of two houses. इंडिया के पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोक सभा और द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्य सभा, या हम इसको बोल सकते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो एक एक करके हम इन दो हाउसेज की कंपोजिशन जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों हाउसेज में इनकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ से ये मेंबर्स आते हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. सो हियर वी गो. एक्चुअली जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जिसको हम राज्य सभा के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250. और इन 250 मेंबर्स में से 238 दे आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स से 230 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं टुवर्ड्स द राज्य सभा. इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है 250 है. आउट ऑफ दिस 250, 238 आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, एंड ऑल द 238 मेंबर्स दे आर to be elected from the states and union territories, and they are elected indirectly. अब जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट. यानी इन 12 मेंबर्स के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते. दे आर नॉट इलेक्टेड बट दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दीज 12 मेंबर्स are nominated from those people who have special knowledge in art, culture and other related fields and scientific fields. वो persons, वो शख्सियात जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं आर्ट में या साइंस में या ऐसे ही कुछ फील्ड्स में, तो उन शख्सियात को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और उनका नंबर होता है 12. सो 238 are to be representatives of the states and union territories, whereas 12 are to be nominated by the president, and this makes the total strength of the Rajya Sabha to 250.
The fourth schedule of the Constitution of India. As we know, there are 12 schedules in the Indian Constitution. Indian Constitution में 12 schedules हैं और इस Constitution का जो फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है with the allocation of seats in the राज्य सभा to the states and union territories. इसका मतलब यह है कि जो राज्य सभा में 238 मेंबर्स होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, कैसे एलोकेट किया जाए, किस स्टेट को कितनी सीट्स दी जाए, किस स्टेट में कितने मेंबर्स राज्यसभा में उस स्टेट को रिप्रेजेंट करें या किस यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट करें अपनी यूनियन टेरिटरी को, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है कि राज्यसभा में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स आते हैं उनकी एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कैसे इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट की जाए सीट्स, इस चीज़ के साथ डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल। तो ये चीज़ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, अब देखिए हमने पहले भी बोला कि 238 मेंबर्स जो है वो स्टेट्स से आते हैं और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और इनके इलेक्शंस भी होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स, उनके साथ क्या मसला होता है, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए जो स्टेट से मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको इलेक्ट करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट्स के होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जो एमएलएज होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलएज जो होते हैं वो इलेक्शंस करते हैं, वोट डालते हैं और वही लोग जो हमारे एमएलएज होते हैं वही लोग हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं थ्रू अ प्रॉपर इलेक्शन। एंड दीज इलेक्शंस आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये इलेक्शंस जो हेल्ड होते हैं ये एक सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के हिसाब से वहाँ से राज्यसभा में मेंबर्स भी जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स दैट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से, उसी की कुछ परसेंटेज उसी हिसाब से राज्यसभा में इलेक्ट की जाएगी। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो होते हैं वो वोट अपना कास्ट करते हैं और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स जो स्टेट्स से आते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है टू द राज्यसभा। एंड दीज सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यही चीज़ हमने पहले भी बोली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि ये सीट्स जो हैं ये अलॉट की जाती हैं स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी फॉर एग्जांपल विल टेक द एग्जांपल ऑफ यूपी। यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, इसलिए वहाँ से सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे, यूपी से होंगे। तो ये होता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी किसी स्टेट की तो उसी हिसाब से वहाँ से मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में, और जहाँ पे स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ से कम ही मेंबर्स उसी प्रपोर्शन में राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। और यही प्रोसीजर है, यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है जो राज्यसभा के मेंबर्स जो स्टेट से आते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए फॉलो किया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब जो यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स आते हैं इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है।
इनको कैसे किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। अब देखिए यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, उनके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। हमने स्टेट्स में पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ऐसी बात नहीं होती। यूनियन टेरिटरीज में मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉलेज, एक बॉडी बनाई जाती है जो स्पेशली इसी मकसद के लिए बनाई जाती है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इनको इलेक्ट किया जाए। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, हमने इससे पहले भी सुना होगा कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में हम देखते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसमें होते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज में। और वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस करता है और फिर अपने वोट कास्ट करता है और उस तरीके से इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी तरह से एक इलेक्टोरल कॉलेज यूनियन टेरिटरीज में भी बनाया जाता है, एक बॉडी बनाई जाती है जो पर्टिकुलरली स्पेशली इस मकसद के लिए बनाई जाती है कि जो यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स राज्यसभा के लिए ये इलेक्ट किए जाएं, उनके इलेक्शंस हेल्ड करने के लिए ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। यहाँ पे भी जब यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमने पहले स्टेट्स में पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी इलेक्शंस आर held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Out of the 7 union territories, यहाँ पे 7 because this is the older version of the book, now there are 9 union territories. हमें पता है कि J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जो 5 अगस्त 2019 को बना एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 2019। आई एम टॉकिंग ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जिस एक्ट के ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर के जो 3 डिवीजन्स थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से इंडिया में जो 29 स्टेट्स थे, उन स्टेट्स की लिस्ट में से एक स्टेट कम हुआ एंड नाउ देयर आर ओनली 28 स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। इसी तरह से जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उनमें उस लिस्ट में और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई, मीन्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नाउ देयर आर एज अ होल 9 यूनियन टेरिटरीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से शॉर्ट में हम बोलेंगे कि इंडिया के यूनियन में जो है स्टेट्स की तादाद 28 है और यूनियन टेरिटरीज की तादाद 9 है। एंड आउट ऑफ दीज 9 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे अब 7 नहीं आएगा, आउट ऑफ दीज 9 यूनियन टेरिटरीज, 9 यूनियन टेरिटरीज में से खाली 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी भी जिसको बोलते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, these are the only 2 union territories in the Indian Union which have representation in Rajya Sabha। यही वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। बाकी 7 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के ये वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन, जिनके मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बाकी जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के यूनियन में, देयर पॉपुलेशन इज टू स्मॉल।
उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनके मेंबर्स राज्यसभा में नहीं जा सकते, तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक यहाँ पे मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं बिसाइड्स दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उनके मेंबर्स राज्यसभा में अपॉइंट नहीं किए जाते। राज्यसभा में जो तीसरी टाइप है मेंबर्स की, वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। We have already discussed that there are 3 types of members in the Rajya Sabha, and they include members from the states, members from the union territories, and nominated members. Whereas there are 238 members from the states and union territories. States और union territories से टोटल में 238 members हैं, और 12 जो है वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये 12 जो मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज से, जहाँ पे वो लोग होते हैं, ये ऐसे पीपल होते हैं हु हैव स्पेशल नॉलेज, जिनको एक पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज होती है आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विस में। इन चीज़ों में, इन कैटेगरीज में जिन लोगों के भी को भी स्पेशल नॉलेज हासिल होती है, उनको फिर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और उनकी तादाद 12 होती है। एंड एज ए होल, विल लाइक टू रिपीट इट, that as a whole there are 250 members in the Rajya Sabha. 238 are from states and union territories collectively, and 12 members are from nominated members who are nominated by the President of India from the people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. चलिए अब बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। नाउ द टोटल स्ट्रेंथ of the Lok Sabha stands at 552. इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 552 मेंबर्स। 552 मेंबर्स होते हैं, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी जो हो सकती है वो है 550। इनमें से 530 जो है दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। 530 members are elected from the states, 20 members are elected from the union territories, and the remaining 2, these are the members who are nominated by the president from Anglo-Indian community. Let us try to understand this. टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो है 552। इनमें से 530 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं। 20 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वो यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी जो 2 बचते हैं वो उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जैसे हमने राज्यसभा में भी पढ़ा कि वहाँ पे 12 मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट ये नॉमिनेट करता है, और वो उन लोगों में से होते हैं हु हैव स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इसी तरह से यहाँ पे भी लोकसभा में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है 2 मेंबर्स, नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को, और ये वो मेंबर्स होते हैं हु बिलोंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी।
ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? एक्चुअली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी is that community in India who are the descendants of Britishers। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के डिसेंडेंट्स हैं इंडिया में, उनके बच्चे जो यहाँ पे इंडिया में हैं, रहते हैं, वही उन्हीं को कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स टू द लोकसभा। यह है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन के स्टेट्स से जो मेंबर्स आते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, किस बेस पे, और इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज से आते हैं मेंबर्स, और इसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स से जो मेंबर्स लोकसभा में इलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं? द representatives of states are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states। देखिए, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट्स से जो आते हैं उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट किए करते हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट अपना कास्ट करते हैं और पार्लियामेंट मेंबर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको इलेक्ट करते हैं। और ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर जो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट every adult has the right to vote। लेकिन इस एडल्ट को मुख्तलिफ कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया जाता है। इंडिया में हर कोई ऐसा शख्स who has crossed the age of 18 years is treated as an adult and such an adult has the right to vote। और ऐसे एडल्ट को राइट टू वोट हासिल होता है और इस चीज को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लोकसभा के जब मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, ये इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर, इसी उसूल की बुनियाद पर, ये एक रूल की बुनियाद पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर उनको इलेक्ट किया जाता है। एंड एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 years of age and who is not disqualified under the provisions of the constitution or any law is eligible to vote at such election। जो भी 18 years से अबो होंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के अंडर या किसी लॉ के अंडर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया होगा कि आप वोट नहीं डाल सकते, तो वो लोग वोट डाल सकते हैं, वो लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये 18 years की एज है, एक्चुअली 1989 तक 21 years ऑफ एज, यहां तक 21 years के एज के जो लोग होते थे, उससे अबो जो होते थे वही लोग वोट अपना कास्ट कर सकते थे। तो एडल्ट की डेफिनेशन 1988 जब 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988 में, इस अमेंडमेंट ने एडल्ट की डेफिनेशन चेंज की, यानी इसने वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अभी तक तो 21 years से अबो जो होते थे वही लोग अपना वोट कास्ट कर सकते थे। लेकिन 1988 में जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जो 1989 में इसका इफेक्ट, दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1989, एंड दिस एक्ट reduced the voting age from 21 to 18 years। So now every citizen of India who is above the age of 18 years has the right to vote and he can cast his vote in order to elect the representative of his choice। इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज में जब हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इस हवाले से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि
यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि वो कोई ऐसा पर्टिकुलर मैनर प्रेस्क्राइब करे कि कैसे लोकसभा के मेंबर जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं उनको इलेक्ट किया जाए। ये पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल पावर है जो पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है कि यूनियन टेरिटरी से जो भी मेंबर्स आते हैं लोकसभा के लिए उनको कैसे इलेक्ट किया जा सकता है। तो इस हवाले से इस ज़िम्मन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 ये एक्ट पास किया, by which the members of Lok Sabha from the union territories are also chosen by direct election। तो इस प्रोसीजर को सिंपल बनाने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। ये एक्ट 1965 में पास हुआ और इस एक्ट के मुताबिक भी लोग ये लोकसभा के जो मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से उनको भी लोग डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए इलेक्ट करेंगे। इसी तरह से है थर्ड टाइप जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स दो होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बोला। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। ये एक्सक्लूसिव पावर होता है प्रेसिडेंट के पास कि वो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा के लिए। अगर उसको लगता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है लोकसभा में, तो उस टाइम प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये प्रोविजन जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स लोकसभा के लिए फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये प्रोविजन जो है इसको ऑपरेट होना था टिल 1960 तक इस प्रोविजन को ऑपरेट होना था। लेकिन वक्तन फवक्तन टाइम एंड अगेन दिस provision has been extended, and the last time it has been extended till 2020 by the 95th Amendment Act of 2009। 2009 का जो Amendment Act हुआ 2009 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 95th अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के जरिए, इस अमेंडमेंट के जरिए इस प्रोविजन को 2020 तक एक्सटेंड किया गया। तो फ्रेंड्स ये था कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, और स्टेट से कितने होते हैं, यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं, नॉमिनेटेड कितने मेंबर्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हमने जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह विल मीट अगेन, और हम फिर से आगे जो डिटेल्स हैं पढ़नी है हमें पार्लियामेंट के बारे में, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।